नमस्ते सभी को। आज की क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज अपन मनोविज्ञान की जो अधिगम का चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लास्ट भाग पढ़ेंगे। अपन ने अधिगम के सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं। इसके पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर है 9460377145, उस पर अपने विचार ज़रूर शेयर करें। और आज अपना टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे अधिगम अंतरण मनोविज्ञान में, और एक है अधिगम वक्र। एक चीज़ हम आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें निःशुल्क, तो आपको हम सिर्फ एक ही चीज़ मांगेंगे। आप जब भी ये हमारा वीडियो देखें, जितने भी, तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए इतना तो आप पे कर ही सकते हैं। तो डेफिनेटली हमसे आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी यूट्यूब चैनल शेयर करने के लिए बिल्कुल अभिप्रेरित करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के अधिगम अंतरण एवं अधिगम वक्र। मनोविज्ञान के दोनों ही सबसे अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं अपन, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं अपन अधिगम अंतरण से। क्या होता है अधिगम अंतरण, वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, हमें पता है। अधिगम अंतरण, बिना वीडियो स्किप किए आप इसको पूरा देखेंगे। पहला तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो तो ऐसा करते ही है, लेकिन जिसमें धैर्य का अभाव होता है वह ऐसा नहीं कर पाता। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें बिना स्किप किए। अधिगम अंतरण को दूसरे नाम से ही जाना जाता है, जिसको बोलते हैं प्रशिक्षण। या तो अधिगम अंतरण भी बोलते हैं या फिर प्रशिक्षण अंतरण भी बोलते हैं। साथ में इसको अधिगम स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम स्थानांतरण, तो कोई भी शब्द है आपको बिल्कुल याद रखना है। अधिगम अंतरण, प्रशिक्षण अंतरण, अधिगम स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण, ये क्या होता है वो समझे। आपने किसी एक परिस्थिति में कुछ सीखा, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक कंडीशन में आपने कुछ सीखा, एक परिस्थिति में कुछ सीखा है, तो एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान है, वह आपको दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार सहायता करता है। यानी कि दूसरी परिस्थिति में आप जब जाएंगे तो आपने जो भी सीखा है वह दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार प्रभाव डालेगा। सहायता करेगा वो शब्द नहीं बोलते अपन, प्रभावित। तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या प्रभाव डालता है, कुछ भी प्रभाव डालता है तो कहीं न कहीं वो अंतरण कहलाता है। और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, यानी कि पहले आपने कोई भी सीखा है तो वह आपके लिए बन जाएगा पूर्व ज्ञान। आपकी इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें। पूर्व ज्ञान है वह पूर्व ज्ञान, इसी पूर्व ज्ञान को अपन बोल सकते हैं अर्जित ज्ञान। आपने पहले से जो अर्जित किया है वह अर्जित ज्ञान है। या फिर अपन बोल सकते हैं यह अर्जित ज्ञान, या पहले जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षण भी बोल सकते हैं, और फिर आदत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पूर्व ज्ञान का संबंध किससे है, तो पूर्व ज्ञान का संबंध है पहले किया गया अर्जित ज्ञान, पहले प्राप्त किया प्रशिक्षण, या पहले से कोई निर्मित आदत है, वह नवीन ज्ञान प्राप्त करने में। अब आप कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने में किस प्रकार से सहायक होता है, मतलब कैसी सहायता कर सकता है। आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, और आइदर ज़ीरो, मीन्स कोई सहायता नहीं करे। तो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, वही कहलाता है अधिगम अंतरण। और इसी अधिगम अंतरण को अगर बेसिक भागों में बांटें तो बेसिक भाग 3 होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 की बात ज़्यादा करेंगे अपन। सबसे पहला अधिगम अंतरण होता है सकारात्मक अधिगम अंतरण, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम अंतरण, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तीसरा होता है शून्य अधिगम अंतरण, और चौथा प्रकार है सकारात्मक नकारात्मक, दोनों ही मिक्स है। सकारात्मक नकारात्मक, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकते हैं। तो अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो वैसे तो 3 प्रकार का ही होता है, लेकिन मैं चौथा प्रकार ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, वो आपको समझा देंगे। सकारात्मक अधिगम अंतरण, दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम अंतरण,
और तीसरा होता है शून्य, और चौथा है जो सकारात्मक और नकारात्मक अधिगम दोनों की श्रेणी में आता है। अब एक एक की बात करें। अगर आपका पूर्व ज्ञान है, वह पूर्व ज्ञान आपके नवीन ज्ञान को सीखने में, आप किसी पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और पूर्व ज्ञान आपको नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो उसे सकारात्मक अधिगम अंतरण कहेंगे। जैसे कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, अब साइकिल चलाना पूर्व ज्ञान हो गया। अब कहीं न कहीं आप मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, मोटरसाइकिल, तो साइकिल चलाने का अनुभव है वह कहीं न कहीं मोटरसाइकिल चलाने में भी आपको मदद करेगा। तो पूर्व ज्ञान साइकिल चलाना है, नवीन ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं मोटरसाइकिल चलाना, तो साइकिल चलाने का ज्ञान कहीं न कहीं आपके मोटरसाइकिल चलाने में भी सहायक साबित होगा। तो ये हो जाता है आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण। यही चीज़ आगे बढ़ाएं कि आपका पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा पहुंचा रहा है, तब यह कहलाएगा नकारात्मक अधिगम अंतरण। जैसे कि आप है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, कार को राइट हैंड ड्राइव करना पड़े आपको, तो कहीं न कहीं वह आपको बाधा पहुंचाएगा। और इसके संबंध में एक शब्द है आदतें। अगर आपकी आदतें या फिर नियम कोई व्यक्ति अचानक बदलने को कहे, तो नया नियम है वो सीखने में आपको पुराना नियम बहुत बाधा डालेगा, इसलिए आपका ये कहलाएगा नकारात्मक अधिगम अंतरण। अब बात करें शून्य, तो पूर्व ज्ञान है आपका, वह पूर्व ज्ञान है वह नवीन ज्ञान को सीखने में न तो सहायता प्रदान कर रहा है, न ही बाधा पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये शून्य अधिगम अंतरण कहलाएगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है दोनों का। तो आपने पूर्व ज्ञान सीखा कोई, उस पूर्व ज्ञान के हम दो भाग कर दें, ये कुछ भाग है और ये कुछ भाग है। कुछ भाग तो सहायता करे, लेकिन इसका सीखा हुआ कुछ भाग है वो आपको बाधा पहुंचाए, तब ये दोनों ही श्रेणी में आएगा सकारात्मक नकारात्मक अधिगम अंतरण। कि ज्ञान का कुछ अंश है, लिटिल पार्ट है, वह आपकी सहायता करे, और कुछ भाग है वो बाधा पहुंचाए। जैसे कि अपन बात करें टेनिस, एक टेनिस खेलने वाला और एक बेसबॉल खेलने वाला, तो टेनिस खेलने वाला बेसबॉल खेल सकता है, लेकिन टेनिस की बॉल और बेसबॉल की बॉल, इन दोनों बहुत अंतर होता है। इसकी बॉल बहुत स्पीड से आती है, इसका रैकेट बहुत चौड़ा होता है, इसका जो बैट है वो पतला होता है। कहीं ना कहीं ये आदत जो आप में पड़ेगी वो बाधा पहुंचाएगी। लेकिन टेनिस के शॉट और बॉसबॉल के शॉट, दोनों शॉट मारने का तरीका एक ही है। तो कुछ भाग सहायता पहुंचा रहा है और कुछ भाग है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो अधिगम अंतरण की बात की तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के अधिगम अंतरण हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें अपन अधिगम अंतरण के क्या और प्रकार हो सकते हैं, तो बिल्कुल अधिगम अंतरण के और प्रकार बताए हैं। और प्रकारों की बात करें तो अप्लाइड क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। और प्रकारों में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहला है पार्श्वीय अधिगम अंतरण, लैटरल पार्श्वीय अधिगम अंतरण। और इसी पार्श्वीय को कभी कभी क्षैतिज अधिगम अंतरण भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग करके बताएंगे आपको क्षैतिज क्या होता है और पार्श्वीय क्या होता है। तो समझ लें, पार्श्वीय अधिगम अंतरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपने सीखा, वही सीखा हुआ ज्ञान है वह आप दूसरी जगह किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एक छात्र है, उस छात्र को अध्यापक ने सिखाया 8 - 2 = 6। जब 8 में से 2 गए तो 6 बचे। एक बच्चा घर पे जाता है और उसके पिताजी बोलते हैं 8 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट तो उठा के इधर ले आ। बच्चा ले आया और तब उसको पूछे बेटा अंदर कितनी बची, तो वो बोले 6। मतलब ये सीखा हुआ ज्ञान है वह कहीं न कहीं यहाँ पे भी काम आ रहा है। मतलब एक बेसिक ऑपरेशन उसने सीखा और उस बेसिक ऑपरेशन को अप्लाइड किया, यह कहलाता है पार्श्वीय या क्षैतिज अधिगम अंतरण भी कहलाता है। लेकिन यह जो ज्ञान है वो केवल इस प्रकार का अधिगम अंतरण है वो सर्वाधिक शेषवावस्था में होता है, शेषवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, पार्श्वीय या क्षैतिज अधिगम अंतरण है वह बाल्यावस्था, पूर्व और शेषवावस्था में सबसे ज़्यादा काम करता है, और इसी को बोला जाता है समस्तर अधिगम, समस्तर अधिगम अंतरण भी बोला जाता है। तो इतनी चीज़ों के नाम लिखे हैं, लेकिन इसका प्रश्न जो आया था वो समझ लें
यह कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो पार्श्वीय जो अधिगम अंतरण है वह हमेशा अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब पावलोव की जो थ्योरी है उस पर काम करता है। अब बात करें दूसरा, तो दूसरा है अनुलंब अंतरण। अनुलंब अंतरण, और इसी अनुलंब अंतरण को बोला जाता है लंबात्मक अधिगम अंतरण, और इसी को कभी कभी बोला जाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ये दूसरा प्रकार है। इसको कैसे समझे, बहुत इजी है। एक विषय का ज्ञान है, वह उसी विषय के एक विषय का ज्ञान है वह उसी विषय में काम आए, लेकिन यहाँ पे एक विषय का निम्न स्तर का ज्ञान, छोटा सा कोई आपने ऑपरेशन सीखा है, वह उसी विषय के उच्च ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो, तब ये कहलाएगा अनुलंब, या फिर कह सकते हैं लंबात्मक या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे एक टीचर ने सिखाया मल्टीप्लाई एनी नंबर विद ज़ीरो, द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। किसी भी संख्या का ज़ीरो के साथ गुणा करने पर ज़ीरो आएगा। अब एक टीचर ने छात्र को गुणा दिया, आप भी करते रहे, 286 इंटू 876, साथ साथ में उत्तर बताते रहें, इंटू 10 इंटू 99 इंटू 376 इंटू 573 इंटू ज़ीरो बराबर क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब एक छात्र को अध्यापक ने सवाल दिया 286 इंटू, एक छात्र पहले इसमें इसका गुणा करता है, फिर इसमें करता है, फिर इसमें करता है, फिर इसमें करता है, फिर इसमें करता है, और सारे गुणनफलों का गुणा फिर ज़ीरो में करता है, और फिर लास्ट में कहता है कि ज़ीरो आया। इसका मतलब उसमें अनुलंब अंतरण नहीं हुआ। अनुलंब अंतरण ये कहता है कि आपको कोई नियमीकरण हो गया, उस नियम का उपयोग आप जितनी शीघ्रता से उसी विषय के ज्ञान में कर लेते हैं, तो ये कहलाता है अनुलंब, लंबात्मक या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, वह है अनुक्रमिक अधिगम अंतरण। अनुक्रमिक अधिगम अंतरण क्या होता है, तो अनुक्रमिक अधिगम अंतरण क्या होता है, क्रमानुसार अधिगम। इसको ऐसे कहा जाता है कि किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार प्रस्तुत करने में उसे तेजी से सीखा जा सकता है। जैसे कि गणित की बात करें तो जोड़, उसके बाद बाकी, गुणा और भाग। तो सबसे पहले जोड़ सीखना जरूरी है, बाकी सीखना जरूरी है, गुणा और भाग बाद में। अगर एक बच्चे को भाग सिखाने की कोशिश पहले की जाए तो वो जल्दी नहीं सीखेगा, तो क्रमानुसार विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए तो बहुत जल्दी से सीखेगा। एक आता है द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। पार्श्वीय जैसा ही है लेकिन द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण है। यहाँ पे भी कौन सा पार्श्वीय शब्द आ जाए, इसका मतलब आपको एक ही सिद्धांत पे जोर देना है, वह है अनुबंधन के सिद्धांत पर। और इस पर प्रश्न आया था कि एक 2 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, वह स्कूल में एक शिक्षिका ने उसे एक डंडे से मारा और ये रोने लगी। दूसरे दिन इस शिक्षिका के हाथ में डंडा देखा और अपने आप बिना मार खाई वो रोने लगी। यह अधिगम अंतरण कौन सा कहलाता है, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। और यह भी कौन से सिद्धांत पर आधारित है, अनुबंधन। पहले डंडे की मार से रोई, अब डंडा देखते रोने लगी। तो ये अधिगम अंतरण के प्रकार हो गए। पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा प्रकार है वो अधिगम अंतरण है। अब आता है अधिगम अंतरण के सिद्धांत। अधिगम अंतरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अपन बात करेंगे अधिगम अंतरण के सिद्धांत। आपको सिद्धांत है वो इतने डीप नहीं पढ़ते हैं, इसके सिद्धांत ये पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। उन मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको ज़रूरी याद रखने हैं। सबसे पहला सिद्धांत है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। अब इसको प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये कोई प्रदान नहीं किया था, अपने आप साइकोलॉजी का बेसिक सिद्धांत है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति में जितनी मानसिक योग्यता होगी वह पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान प्राप्त करने में उपयोग में ले सकेगा।
तो यह हो गया मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, जो सबसे पुराना या प्राचीन अधिगम अंतरण सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वह है समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है? तो समरूप तत्वों का सिद्धांत कहता है कि दो विषय वस्तुओं में जितनी समानता होगी वह बालक उतना ही अंतरण जल्दी कर पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है समवाय सिद्धांत भी कहा जाता है, समवाय सिद्धांत। और यह देने वाले व्यक्ति थे थॉर्नडाइक। तो ये भी ज़रूर याद रखें, अधिगम अंतरण का समवाय सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तीसरा है अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? पहला ये याद रखना है। तो ये सिद्धांत देने वाले थे WC बागले, बागले भी कह सकते हैं, WC बागले। इन्होंने एक प्रयोग किया था, दो ग्रुप बनाए थे, दोनों ग्रुप को कुछ एक ही प्रकृति का कार्य दिया गया, लेकिन एक को सिर्फ सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांत पढ़ाए गए और एक को प्रयोगात्मक कार्य दिया गया, मतलब प्रयोग करके सीखने के लिए कहा गया। जिन लोगों ने सिद्धांत पढ़ा वह ज़्यादा नहीं सीखे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया वो ज़्यादा सीखे, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर किसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो नियमों का सामान्यीकरण हो जाता है। तो वह बालक अधिगम अंतरण जल्दी कर पाते हैं जो नियमों का सामान्यीकरण करने की योग्यता रखते हैं। तो जितना अधिक सामान्यीकरण करने की योग्यता होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी से सीखेगा। चौथे नंबर पर आता है आदर्शों का सिद्धांत। आदर्शों का सिद्धांत, तो आदर्शों का सिद्धांत दिया था, ये भी पूछा जाता है आदर्शों का सिद्धांत, सॉरी सामान्यीकरण का सिद्धांत, या थोड़ा गलत हो गया, सामान्यीकरण, सॉरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले थे, वह थे चार्ल्स जूड। चार्ल्स जूड, ठीक है, चार्ल्स जूड। और आदर्शों का सिद्धांत देने वाले थे बागले। ये सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पांचवा है द्वितत्व सिद्धांत, अधिगम अंतरण का द्वितत्व सिद्धांत। और छठे नंबर पर आता है अधिगम अंतरण का पूर्ण कारक सिद्धांत। अब ये दोनों ही शब्द हैं वो आपने पढ़े होंगे। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। द्वितत्व सिद्धांत देने वाले थे स्पीयरमैन। और पूर्ण कारक सिद्धांत दिया था, पूर्ण शब्द आते ही ये हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। तो ये अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं। इसके कुछ प्रश्न हैं वो अपन जैसे ही टॉपिक होगा एक पूरे क्वेश्चन का सेट लेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो अधिगम अंतरण क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं, और अधिगम अंतरण को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक अधिगम अंतरण है, ये प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रभावित करता है कि नहीं करता है? अधिगम अंतरण किससे प्रभावित होता है? तो अधिगम अंतरण किससे प्रभावित होता है? ये कुछ 6-7 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अधिगम अंतरण है वह प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। डेफिनेटली जितना आप अभ्यास करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। चार्ल्स जूड के सिद्धांत की बात करें अपन, जितना आप सामान्यीकरण करने की योग्यता ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तीसरा है आपको पूर्व ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता अधिगम अंतरण को प्रभावित करता है। आपके चिंतन की योग्यता, चिंतन योग्यता, आपके सोचने की योग्यता दूसरी चीज़ को सहायता प्रदान करेगी सीखने में, तो चिंतन योग्यता बिल्कुल प्रभावित करेगी। दो कार्य हैं उनके बीच में अगर सहसंबंध है, दो कार्यों के बीच में सहसंबंध है तो बिल्कुल अंतरण को प्रभावित करेगा। एक दूसरा है टीचर पे भी डिपेंड करता है, टीचर किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, तो डेफिनेटली शिक्षण विधियाँ अधिगम अंतरण को प्रभावित करेंगी। ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। शिक्षण विधियाँ अधिगम अंतरण को प्रभावित करती है। एक बालक की मानसिक योग्यता बिल्कुल अधिगम अंतरण को प्रभावित करती है। और लास्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा गया था, एक पूछा गया और लास्ट पूछा गया व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वह भी अधिगम अंतरण को प्रभावित करती है। दो बालक एक पूर्व ज्ञान को दूसरे नवीन ज्ञान में एक जैसा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये थे अधिगम अंतरण। अब बात करेंगे अपन अधिगम वक्र। अधिगम वक्र की बात करेंगे।
अधिगम वक्र क्या होते हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा अधिगम है उसको कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, और ये प्रभावित करने वाले फैक्टर ही कहीं न कहीं अधिगम वक्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभिप्रेरणा, बिल्कुल आपके सीखने की गति को प्रभावित करेगी। अभिप्रेरणा के साथ है रुचि, ये भी आपके सीखने की गति को प्रभावित करेगी। विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक लिख रहे हैं। विषय वस्तु प्रभावित करेगी, एक बालक की बुद्धि प्रभावित करेगी, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावित करेगा, शिक्षण विधियाँ प्रभावित करेंगी, वातावरण प्रभावित करेगा, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो कहीं न कहीं आपको ये हम पढ़ाएंगे नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें वो अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन इसके साथ आपको ज़रूर पढ़ना है कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो इसको अपन समझेंगे एक कंसेप्ट से कि जब भी कोई व्यक्ति है वह सीखता है, तो सीखते वक्त अधिगम की प्रगति का ज्ञान, अगर अधिगम की प्रगति का पता लगाएं तो हमेशा कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है वो एक समान नहीं सीखता है। या तो उसके सीखने की दर में वृद्धि होगी, या फिर उसके सीखने की दर में कहीं न कहीं कमी होगी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब ऐसा होता है तो कहीं न कहीं एक वक्र है उसका निर्माण होता है, उसी को बोला जाता है अधिगम वक्र। वैसे अधिगम वक्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक लैकमैन का नाम आता है। लैकमैन ने एक प्रयोग करके बताया था अधिगम वक्र के बारे में। तो पहले बात करेंगे अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम वक्र के प्रकार साथ साथ में व्याख्या भी करते जाएंगे। उसमें सबसे पहला अधिगम वक्र है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, इस सरल रेखीय वक्र के लिए एक दूसरा नाम भी आता है समान निष्पादन वक्र। देखो, नाम साइकोलॉजी में बहुत क्लिष्ट है हिंदी में, तो सब नाम याद रखने की आवश्यकता है। समान निष्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है सरल रेखीय वक्र को। अब समान निष्पादन वक्र क्या होता है, तो उसको समझने का एक बेसिक समझ लें। ये मैंने बना दिया दो विमाएँ, एक तो मैं लिख देता हूँ समय, और समय के साथ आपके सीखने की उन्नति, ठीक है, या अधिगम की प्रगति। अगर समय और आपकी उन्नति में इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके अधिगम में भी वृद्धि होती है, तो कहलाता है सरल या समान निष्पादन अधिगम वक्र। और यह वक्र है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? लैकमैन के द्वारा। यह लैकमैन ने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। लैकमैन ने चूहों पर प्रयोग किए थे, और चूहों पर प्रयोग करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाले, वही ये सरल रेखीय वक्र के बारे में बताते हैं कि हर प्रयास में, प्रत्येक प्रयास में आप जितने भी प्रयास करें, प्रत्येक प्रयास में निष्पादन का बढ़ना या अधिगम का बढ़ना, हर प्रयास में आप सीखने की गति को बढ़ा रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? सरल अधिगम वक्र। इस प्रकार के अधिगम वक्र का निर्माण बहुत कम होता है। और ख़ास बात करें अपन सीखने की, तो इस प्रकार के वक्र का निर्माण या तो लगभग असंभव है या फिर बहुत कम होता है। तो सीधा समझ लें, सबसे पहला सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र, और ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? लैकमैन ने दिया था। ये अधिगम वक्र कभी भी नहीं बनता है। अगर शिक्षण की बात करें तो बनता भी हो तो रेयर बनता है, कोई विरले होंगे तो। दूसरा नाम आता है धनात्मक, और इसी धनात्मक के लिए दूसरा शब्द भी यूज़ होता है वर्धमान, जिसका मान है वो इसमें वृद्धि होती रहे, तो वर्धमान भी बोलते हैं। और इसको दूसरा दिया गया है उन्नतोत्तर। कभी कभी टंग स्लिप के कारण हो सकता है मैं लिखते वक्त कुछ बोलूँ और लिख कुछ और जाए, फिर भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। धनात्मक, वर्धमान, या फिर हो गया उन्नतोत्तर। इसका मतलब क्या होता है? तो एक ग्राफ बना दिया, वही ये आपकी उन्नति की लाइन है, ग्रोथ कितनी हो रही है, और ये आपके समय का ग्राफ है। अब प्रारंभ में आपके सीखने की गति है वो कम है, और बाद में धीरे 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 समय के साथ साथ आपके सीखने की गति है वो क्या होती जाए? बढ़ती जाए। मतलब आपके सीखने की गति में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको धनात्मक, वर्धमान, या फिर क्या बोलेंगे? उन्नतोत्तर बोलेंगे। अब इसको कैसे समझें?
तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको समझने में। प्रारंभिक प्रयास में जब आप प्रारंभिक स्थिति में होते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में अधिगम की गति न्यून होती है। अधिगम की गति न्यून होती है, यानी कि आपके सीखने की दर है वह बहुत कम होती है। लेकिन जैसे 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 अभ्यास बढ़ता जाता है सीखने की गति बढ़ जाती है। अब ऐसा कब होता है? तो जब आप किसी कठिन विषय वस्तु को सीख रहे हैं और कठिन से किसकी तरफ जा रहे हैं? सरल की तरफ। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं जटिल से सरल। तो जब आप जटिल से सरल विषय वस्तु को सीख रहे हैं तो डेफिनेटली है वह कौन से अधिगम वक्र का निर्माण होगा? धनात्मक, वर्धमान या उन्नतर दर होगा, यह अभ्यास के बाद। और जैसे जैसे व्यक्ति का अभ्यास बढ़ता जाएगा, अभ्यास के बढ़ने के कारण अधिगम में वृद्धि होती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट समझें, धनात्मक वक्र का निर्माण को प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी है? अभ्यास। अभ्यास है वो आप में पॉजिटिव लर्निंग के लिए उसको मोटिवेट करेगा। अब अगली बात करें तीसरा अधिगम वक्र। तीसरे अधिगम वक्र की बात करें तो उसको बोलते हैं हास। इसी को दूसरा नाम दिया गया है ऋणात्मक। हास, ऋणात्मक, या फिर अपन बोलेंगे नतोदर। नतोदर, ठीक है। नतोदर मतलब नीचे जाने वाला। अब इसको समझने के लिए एक आसान कंसेप्ट है, वही ये 2 रेखाएं हैं, ये आपकी ग्रोथ को दर्शाएगी और ये आपके ग्रोथ में लगे समय को दर्शाएगी लर्निंग में। मान लीजिए आपके सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र है, लेकिन धीरे 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 गति क्या हो जाती है? न्यून हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है। प्रारंभ में सीखने की गति है वह तीव्र होती है। ये तीव्र क्यों होती है? तो उसका कारण हो सकता है कि आपकी रुचि हो उसमें या सरल हो। लेकिन धीरे 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 या तो आप में थकान आ जाएगी, या तो उस विषय वस्तु के प्रति अरुचि आ जाएगी, या फिर हो सकता है आपने उच्च स्तर प्राप्त कर लिया हो सीखने का, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आपकी अनिच्छा है वह भी इस प्रकार के अधिगम वक्र का निर्माण करती है। इसके लिए एक लेटेस्ट उदाहरण हमने लिया है। हमने अभी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो लगभग प्रतिदिन 240 छात्र रुचि लेते थे। 10 दिन बाद देखा कि आधे विकेट तो गिर गए और लगभग अब 40 छात्र ही बचते हैं जो रोज़ वही टॉप करते हैं। तो ये 240 में से 40 ही, तो बाकी 200 बचे, वो तो अपने पास होने की उम्मीद जरा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं थकान, अरुचि, या फिर हो सकता है उच्च स्तर का अधिगम कर लिया उन्होंने, ज़्यादा होशियार बन गए हो। लेकिन प्रारंभ में उनकी गति तीव्र थी। तब क्या होता है? उत्साह, हम ये कर लेंगे ना, हम वो कर लेंगे। लेकिन वही उत्साह वो 4 दिन में फुस हो गया, सारे विकेट गिर गए और ये 40 बचे जिन्होंने अपने आप को अभिप्रेरित रखा और भाग ले रहे हैं। तो इसे ऋणात्मक या नतोदर वक्र बोलेंगे। अब अगली बात करें, ये 3 वक्र की बात कर ली, तो जो कभी नहीं बनता है वो तो कौन सा है? सरल रेखीय। लेकिन जो अक्सर बनता है वो है एस आकारीय। एस आकारीय अधिगम वक्र। सेम वही कंसेप्ट है, कभी गति कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस प्रकार का वक्र है। तो जब सीखने की गति असमान हो, बहुत सारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, उसके कारण या तो गति में वृद्धि हो जाए या सीखने की गति में कमी हो जाए, फिर कुछ अभिप्रेरणा से वापस बढ़ जाए, फिर कम हो जाए। तो कभी खुशी कभी गम, वैसे यहाँ पे कभी अधिक कभी कम। तो इस प्रकार से जो अधिगम वक्र बनता है वो ऐसा कार्य होता है। और अधिगम में सर्वाधिक बनने वाला वक्र कौन सा है? तो सर्वाधिक बनने वाला वक्र कौन सा है? एस आकारीय वक्र है। लेकिन ये वक्र परीक्षा में पूछते हैं, इसके साथ ही एक कंसेप्ट काम करता है। अभी मैंने एक लैकमैन नाम बताया था, और लैकमैन की तरह ही एक नाम और आता है, वह भी आपको याद रखना है, वह है रुच। रुच एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, रुच। इसको रुक भी लिखा जाता है और रुच भी बोलते हैं। तो रुच के द्वारा कुछ कंसेप्ट दिए गए थे कि सीखने में किस प्रकार से एक व्यक्ति है वह अधिगम वक्र का निर्माण करता है या अधिगम वक्र निर्मित होता है। तो उस रुच ने 4 कंसेप्ट बताए थे, वो अधिगम वक्र की विशेषताएं बताता है। उसकी बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या बताई थी कि जब कोई व्यक्ति सीखता है
शुरू करता है तो उसमें होता है प्रारंभिक स्फुरण। देखो ये शब्द है, उनको समझेंगे। प्रारंभिक स्फुरण क्या होता है? इसी प्रारंभिक स्फुरण को उन्होंने बोला था प्रारंभिक त्वरण। प्रारंभिक स्फुरण भी बोल सकते हैं या प्रारंभिक त्वरण का नाम भी दे सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक ज़रूर याद रखें, रुच था, उसने बताया था, अधिगम की वक्र की विशेषताएं बताई थी कि जब कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है तो लक्ष्य निर्धारित करते ही उसमें ज़बरदस्त उत्तेजना आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो इस अवस्था में, प्रारंभिक स्फुरण की अवस्था में, प्रारंभिक त्वरण की अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में उच्च अभिप्रेरणा होती है। अरे हम तो ये कर डालेंगे न, देखना हम तो ये कर डालेंगे। उच्च अभिप्रेरणा होती है, उच्च अभिरुचि होती है, उच्च अभिरुचि होती है, या फिर उच्च सबलता पाई जाती है। तो इस सबलता के कारण कोई भी व्यक्ति है वह सीखने की गति वो बहुत तीव्र कर देता है। जैसे कि आपके रीड की वैकेंसी आई, अखबार में विज्ञापन छपा, तो भन्नाट आपने 100-200 किताबें ले ली एक साथ, ओ हम तो ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए 10 दिन गुजरे तो एक एक विकेट आपका गिरता जाएगा। अब यही दूसरी अवस्था हो जाती है, और इसी दूसरी अवस्था को नाम दिया है मध्य स्फुरण। देखो कोई व्यक्ति है, उसमें प्रारंभिक स्फुरण के क्या कारण है? अभिप्रेरणा, इसके बाद दूसरा है अभिरुचि और तीसरा है सबलता। लेकिन इसके बाद आता है मध्य स्फुरण। मध्य स्फुरण क्या होता है? तो यह आप जब अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया, तो ये अभ्यास के बीच की अवस्था है, अभ्यास के मध्य की अवस्था है। और अभ्यास के मध्य की अवस्था में क्या होता है? धीरे धीरे, यार मर्दे दो नहीं यार, अभी तो कहाँ परीक्षा है, तो आपके उत्साह में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। उत्साह में जैसे ही कमी आई तो आपके अधिगम में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। अधिगम में या तो कभी उतार आ जाएगा, वापस एक आध दिन डेट चढ़ी बढ़ी तो आपके अधिगम में वापस चढ़ाव आ जाएगा। तो उतार चढ़ाव बनता रहता है, ये कहलाता है मध्य स्फुरण। और इसी उतार चढ़ाव में ही अधिगम पठार का निर्माण होता है। अधिगम वक्र क्या होते हैं? तो सीखने की प्रगति या अवनति का ज्ञान कराते हैं। लेकिन अधिगम पठार क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है सीखना रुक जाता है, या अधिगम पठार का मतलब होता है अधिगम का रुकना, या सीखना जब बंद हो जाए ना, न बढ़े न कम हो, न बढ़े न कम हो, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम पठार बोलते हैं। और अधिगम पठार में क्या होता है वो समझ लें। अगर आप में सीखते सीखते रुचि में कमी आ जाए, 3 फैक्टर है वो काम करते हैं। अगर रुचि में कमी आ जाए तब आप सीखना बंद कर देंगे। या फिर दूसरा है, आप पूर्व ज्ञान है, जो भी आपका पूर्व ज्ञान, वो नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है, तब भी आपके अधिगम में सीखने में रुकावट आ जाएगी। और तीसरा है अधिगम की विधि। आप पहले किसी और विधि से पढ़ रहे थे, आपने अब नवीन विधि ले ली, इस नवीन विधि से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यह क्या होता है? पठार होता है। तो सीखना, देखो अधिगम में वृद्धि या अधिगम में कमी वो तो अलग बात है, लेकिन अधिगम में स्थिरता कब आ जाती है? तो इसी के कारण आती है। तो अधिगम पठार है वह जहाँ आपका अधिगम रुक जाता है, स्थिर, ना तो बढ़े ना कम हो, रुकावट आ जाए, स्थिरता आ जाए, तो उसे अधिगम पठार बोलते हैं। एक प्रश्न आया था कि एक व्यक्ति कोई अधिगम कर रहा है किसी विषय वस्तु का, तो उसमें कितने ठहराव आ सकते हैं या कितने अधिगम पठार हो सकते हैं? तो 1 से अधिक अधिगम पठार हो सकते हैं। यही जैसे बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, तो यहाँ अधिगम वक्र है। लेकिन ये वाली कंडीशन है जहाँ सीखना रुक गया, ये सीधी लाइन आ गई, तो ये अधिगम पठार है और ये भी अधिगम पठार हैं। तो अधिगम के पठारों की बात करें तो ये हुआ 3 चीज़ों की, पहला प्रारंभिक स्फुरण, दूसरा मध्य स्फुरण, तीसरा पठार, और इसके बाद चौथी और अंतिम अवस्था बताई थी रुच ने, वो है अंतिम स्फुरण। अंतिम स्फुरण। और इस अंतिम स्फुरण की बात करें अपन, तो अंतिम स्फुरण क्या होता है? तो जैसे जैसे अब आपको लगता है मरते तपड़ते आपने लक्ष्य के पास आने की ठान लिया, और जैसे ही लक्ष्य आपके समीप आने लगा, लक्ष्य की आपने
देखा कि पास में आ गया, तो लक्ष्य के समीपता के कारण आप में क्या हो जाएगा, पुनः उत्साह आ जाएगा, और इस पुनः उत्साह से आप वापस क्या हो जाएंगे, आपकी गति तीव्र हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप रीड की तैयारी के लिए करने के लिए ये किताब ले आए 500 पेज की। 500 पेज की किताब लाते ही आपने कहा हम तो ये पूरी पढ़ डालेंगे, और जोश घर आके सीधा बिना खाना खाए पढ़ने बैठ गए। अब आपने एक पत्ता पढ़ा, 2 पत्ते पढ़े, ये अवस्था हो गई आपकी प्रारंभिक स्फुरण। कौन सी हो गई, प्रारंभिक स्फुरण हो गया ये आपका, जहाँ सीखने की गति बहुत तेज है, ऊपर तक है, यहाँ तक है सीखने की गति। अब जैसे जैसे 10-15 पेज बढ़े, फिर 1-2 दिन हुए, आपने बीच की अवस्था में आके मध्य स्फुरण, अरे यार रहने दो ना, अभी कहाँ पे ये पढ़ेंगे इसको, अभी तो बहुत दिन है। थोड़ा आगे बढ़ते 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 आगे पहुँचे, आपने इस किताब को पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया, पटक दी, साइड में कोने में डाल दी या अलमारी के ऊपर रख दी। लेकिन आपके परीक्षा की डेट आ गई और कहा कि 20 दिन बचे हैं, तब आपने इसको वापस उतारी और भन्नाट स्पीड से वापस पढ़ना शुरू किया। बीच में पठार आ गया था जब आपने किताब को साइड में रख दिया। अंतिम स्फुरण की बात करें तो अंतिम स्फुरण में आपने फिर किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो अधिगम वक्र देखो कैसा होता है, सीखने का वक्र ऐसा होता है। कौन सा आकार हो गया, यू आकार का। यू आकार का मतलब प्रारंभ में क्या होता है, उत्साह होता है, लास्ट में भी क्या होता है, उत्साह होता है, लेकिन बीच में क्या आने लगती है, उदासीनता, और इसी उदासीनता के कारण अधिगम पठार का निर्माण होता है। और उत्साह और उदासीनता तीनों को मिला दें तब अधिगम वक्र का निर्माण होता है। तो ओवरऑल अधिगम वक्र होता है वह यू आकार का होता है। तो आज अधिगम हमने समाप्त कर दिया, अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिए जितने भी थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 NCF RTE और जो भी जितने भी मापन मूल्यांकन। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।